आयकर की गणना करना। आज हम लोग गणित विषय में आयकर की गणना कैसे की जाती है, इस संदर्भ में कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं पहले उपलब्ध कराता हूँ, पुनः प्रश्न पर आएंगे। जैसा आप आय मतलब क्या, कितना आप अर्न करते हो, कितना आप कमाते हो। आपके कमाई पर आप जो रुपए कमाते हो उस पर सरकार कुछ टैक्स लेती है। आप जो आमदनी प्राप्त करते हो उस पर सरकार कुछ टैक्स लेती है। उस टैक्स को ही आप आयकर के रूप में पे करते हो गवर्नमेंट को। यहाँ दिया गया है, देखिए, क्या आयकर जमा करने के लिए करदाता के खाते की कोई संख्या होती है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है और पूछता है। वही चीज़ यहाँ बता रहा है, भारत सरकार द्वारा गठित आयकर विभाग आयकर दाताओं से आयकर प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आयकर दाताओं की पहचान आयकर विभाग कैसे करता है। तो यहाँ बता रहा है, आयकर दाताओं की पहचान के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था या कंपनी की एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे अस्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, आप अपने घरों में सुने होंगे, आपके पापा के पास, आपके माँ के पास, आपके दादाजी के पास, या यदि आपके बैंक खाते हैं तो आपके पास भी, आपके नाम भी एक कार्ड होगा, उसका नाम होता है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, अथवा उसी को हम अस्थायी खाता संख्या, टेम्पोररी अकाउंट नंबर के नाम से भी जानते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए पैन को अनिवार्य किया जाता है ताकि आयकर विभाग को आपके आय की जानकारी होती रहे। यह आयकर किस अवधि के लिए एवं किस दर पर लगाया जाता है, इसके लिए भारत सरकार का वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष एक स्लैब जारी करती है। किन करदाताओं को, कितने आय वाले को कितना टैक्स देना चाहिए। यहाँ आपके बुक में पेज नंबर 197 जो आप देख रहे हो, इसमें बुक में एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को आप देखें, आपके बुक में उदाहरण के स्वरूप 3 वर्ष का एक टेबल दिया गया है और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक किनको कहते हैं? सीनियर सिटीजनशिप आप सुनते रहे होंगे। सीनियर सिटीजन जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग स्लैब जारी करती है सरकार। महिलाओं के लिए एक अलग स्लैब जारी करती है और पुरुषों के लिए एक अलग स्लैब जारी करती है। तो यहाँ बता रहा है, वित्तीय वर्ष 13-14 में पुरुष के लिए 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता। 2 लाख से ऊपर किंतु 5 लाख तक की जो आमदनी होती है उस पर 10% का टैक्स देना होगा। 5 लाख से ऊपर किंतु 10 लाख तक की आमदनी पर 20% टैक्स देना होगा और 10 लाख से ऊपर यदि आपकी वार्षिक आय हैं तो उस पर 30% का टैक्स देना होगा। ठीक उसी तरह 2014-15 की देखें, जैसे 2013-14 में देखे थे कि 2.5-2 लाख तक कोई कर नहीं देना था, तो इसको अगले साल जाकर के 50,000 रुपया बढ़ा दिया गया। 50,000 बढ़ा दिया गया मतलब क्या? 2.5 लाख तक की आमदनी पर किसी पुरुष को टैक्स नहीं देना होगा।
2.5 लाख से ऊपर किंतु 5 लाख तक है तो उसका 10% देने हैं। 5 लाख से ऊपर किंतु 10 लाख तक हैं तो उसका 20% देने हैं। और 10 लाख से ऊपर आय है तो उन पर 30% देने हैं। ठीक इसी तरह 2015-16 का भी स्लैब दिया गया है। 15-16 के स्लैब को आप देखेंगे तो यहाँ भी बता रहा है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देने हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% देने हैं। 5 लाख से 10 लाख तक 20% देने हैं। और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% देने हैं। ठीक उसी तरह की स्लैब महिलाओं के लिए बना है। महिलाओं के लिए देख लीजिए आप 2013-14 में यहाँ बता रहा है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, निरंक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कोई टैक्स 10% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर पर 30%। ठीक उसी तरह 14-15 में इनकी आय को बढ़ा दिया गया, इनके टैक्सेशन स्लैब को बढ़ा दिया गया। इससे पिछले साल 2.5 लाख तक की आमदनी थी तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर होती तो टैक्स लगता। लेकिन अब की बार क्या किया है, 3 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं लेगी सरकार। 3 लाख से 5 लाख का 10%, 5 लाख से ऊपर किंतु 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अगर ऊपर हैं तो 30%। ठीक इसी तरह आप देखेंगे 15-16 का स्लैब महिलाओं के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर हो आमदनी तो 30%। ठीक इसी तरह जिसको आप सीनियर सिटीजन कहते हो, वृद्ध व्यक्ति कहते हो, सेवानिवृत्त व्यक्ति कहते हो, उनके लिए महिलाओं की ही तरह 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से ऊपर किंतु 5 तक 10%, 5 से ऊपर किंतु 10 तक 20%, 20 से ऊपर 10 लाख से ऊपर 20%, 30%, सॉरी। अगले वर्ष महिलाओं की तरह ही सीनियर सिटीजन को भी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देने हैं। 3 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक की आय पर 10% देने हैं। 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख तक 20% देने हैं, और 10 लाख से अधिक है तो 30% देने हैं। ठीक इसी तरह 15-16 में भी वही स्थिति है। 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगना है। 3 लाख से 5 लाख तक 10% लगने हैं। 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगने हैं। 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% लगने हैं। अब आप देखेंगे कि जो आप कर कैलकुलेट करते हो, कर निकालते हो, गणना करते हो, जो भी आयकर प्राप्त होता है उस आयकर पर शिक्षा उपकर देना पड़ता है, जिसको आप अंग्रेजी में एजुकेशन सेस के नाम से जानते हैं। यहाँ बता रहा है वर्तमान में शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा देय आयकर का 1%। अगर हम इसको समेकित रूप में कहें तो शिक्षा उपकर 3% लगता है। और दूसरी व्यवस्था और है, यदि कर योग्य आय 10 लाख से अधिक हो, ध्यान रखिएगा जो अंतिम टेबल में हर जगह देखे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वरिष्ठ नागरिक हो, इसमें सबका 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर क्या देख रहे हैं, 30%, 10 लाख से ऊपर पर 30%, 10 लाख से ऊपर पर 30%। यदि किसी कर्मचारी का, यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक आय 10 लाख से ऊपर हैं तो देय आयकर पर 10% अधिभार भी देना पड़ता है, 10% अधिभार। अब हम अगला बिंदु देखें और क्या क्या इसके रूल्स हैं। यहाँ बता रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये हैं, जो सकल आय में से घटा दी जाती है। शेष आय पर आयकर की गणना की जाती है। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का अगर वार्षिक आय 5 लाख रुपये हैं और वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा C के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में, भविष्य निधि खाता में, LIC में इत्यादि में जमा करता है, और वो जमा अगर उसका 1.5 लाख रुपये तक हैं तो उस 5 लाख में से 1.5 लाख को घटा दोगे, बच गया 3.5 लाख। अब 3.5 लाख पर आयकर की गणना होगी, 5 लाख पर नहीं होगी।
अब आगे देखिए, निवेश में की गई छूट योग्य राशि निम्नलिखित है। जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक किस्त, यूलिप में जमा वार्षिक किस्त, सामान्य भविष्य निधि में जमा वार्षिक किस्त। जो 80C जो बोले हो, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जमा राशि पर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं लगता। तो वो किन किन योजनाओं में जमा हो सकता है? गृह ऋण पर मूलधन जमा की वार्षिक राशि, बच्चों को देय शिक्षण शुल्क पर वार्षिक राशि, सावधि जमा की राशि, समूह बीमा, परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अंशदान की राशि, इन सब पर टैक्स नहीं लगता है। इन सब की राशि यदि जोड़ करके 1.5 लाख रुपए तक होते हैं तो उनको कुल वार्षिक आमदनी में से घटा करके तब हम आयकर की गणना करते हैं।